बारे में मुझे बताया। इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसके थ्रू गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, सबके बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू किया है। काफ़ी अच्छा काम है और मैंने भी खुद ही गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स का फ़ायदा लिया है। तो मैं आपको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँगी कि आप जहाँ से जहाँ हो सके, जितना हो सके उसका फ़ायदा लीजिए, आगे बढ़िए। स्पीच तो मैंने नहीं तैयार किया है पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिया। मुझे नहीं, मेरे साथ 4 और भाई बहन है, मेरी 3 और बहनें और 1 भाई है। सबको कैसे मोटिवेट किया ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे फादर एक टीचर है, रिटायर्ड टीचर है। मेरे फादर के फादर मतलब मेरे दादाजान किसान थे, तो मेरे फैमिली में एजुकेशन को कुछ ऐसा लेन देन नहीं था, बहुत मतलब नहीं था। तो मेरे फादर ने सबसे पहले उनको थोड़ा जोश लगा, उन्होंने पढ़ाई की, उनकी स्कूल से पढ़ाई की, मेहनत की, स्टेट सर्विसेज की तैयारी की, उसमें कामयाबी नहीं मिली लेकिन शिक्षक टीचर बने। तो सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ टारगेट कर रहे हैं, कुछ एम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी मेहनत के बाद भी वो हासिल हो जाए, लेकिन एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि वो कभी वेस्ट नहीं होता। ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो कभी वेस्ट नहीं होता है। वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता ही बनाता है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप कुछ ना कुछ कर लो अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले लेसन उनका यहीं से शुरू हुआ और उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम शुरू किया। हम गाँव में रहते थे, मेरे फादर गाँव में रहते थे। गाँव में एजुकेशन की फैसिलिटी उतनी नहीं होती, स्कूल्स भी अच्छे नहीं थे। उनका सबसे पहले डिसीजन ये था कि हमें शहर लेके जाना है। तो उन्होंने हमें 5 भाई बहन, मेरी अम्मी, सबको लेके शहर गए और उनका सिर्फ एक मकसद था कि इनको अच्छी एजुकेशन देना है और कुछ अच्छा बनाना है। मुश्किलें काफ़ी थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, टीचर की इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती कि शहर में उनको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्होंने हमें वहाँ के उनकी तरफ से जो भी बेस्ट स्कूल्स थे उसमें एडमिशन कराया और हमें बार बार इस चीज़ से अवेयर कराते थे कि हम आपको शहरी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं, आपको मेहनत करने को लेके आए हैं। तो बचपन में तो समझ नहीं आता है, लेकिन पेरेंट्स अगर आपको बार बार आपको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े होकर आपको अपने दिमाग में स्टिक करती है कि क्या मकसद है मेरे पेरेंट्स का, कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। वो चीज़ें हमारी साथ रही। फिर उन्होंने ये अब ठीक है, आवाज़ आ रही है पीछे से? तो फिर उन्होंने हमें स्कूल्स में अच्छा एडमिशन कराया और मेरे फादर शिक्षक थे तो उनको बहुत टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मेरी मदर जो थी वो हमें घर पे बैठ के क्या होमवर्क मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कैसे कराना है, ये सब खुद कराते थे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को सिर्फ ये ना बोले कि होमवर्क कर लो, जाओ बैठो होमवर्क कर लो, पढ़ लो। आपको खुद भी बैठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। वो साथ में बैठने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके बच्चे की वीकनेस कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं कर रहा है, कहाँ उसको और हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का एजुकेशन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। मेरी मदर भी ये पास थी तो बहुत मतलब एक होता है बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन वो खुद पढ़ना नहीं होता है, उनको समझना होता है कि आपको बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ रहा है, स्कूल में टीचर्स उनके कैसे होमवर्क दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वो इनफैक्ट वो मेरे पेरेंट्स टीचर से भी मिलते थे स्कूल में जाके जब उनको मौका मिलता था कि मेरे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो यहाँ से मेरा बेसिक एजुकेशन शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स ने फिर नवोदय विद्यालय के बारे में पता किया, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें आपको फ्री एजुकेशन मिलता है 6 to 12 CBSE पैटर्न का, पर उसके लिए एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके लिए फिर मेरे फादर ने घर पे बैठ के क्या क्या एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट है खुद समझे उन्होंने कि क्या पूछता है, मैथ्स पूछता है, जीके पूछता है, हिंदी पूछता है, क्या पूछता है, उसको उन्होंने समझा और फिर जो जो उनकी तरफ से जो लगा, जितने टीचर्स लगाए, खुद भी मेहनत किए। एक नज़र रखनी होती है आपको बच्चे के ऊपर कि मेरा बच्चा मेहनत, उसे पुश करना होता है, सपोर्ट करना होता है। उन्होंने ये काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बहनें नवोदय से ही पढ़े, तो हमारा 6 to 12 तक का एजुकेशन नवोदय से हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जितने भी नवोदय में थे तो उनके पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का होता है, सबके उनको लगता है कि क्लास 6 to 12 तक तो सिक्योर हो गया, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, 6 से 12 बच्चा पढ़ रहा है, हो जाएगा। पर मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं रुके। उन्होंने खुद हर जो अल्टरनेट संडे होता है जिसमें अलाउ होता है कि पेरेंट्स आके बच्चों को मिले, हॉस्टल रहता है वहाँ पे,
तो वो आते थे, पूछते थे क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है। मेरी जितनी साथियाँ होती थी मेरे साथ जाती थी, उनको मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट मैं बताऊँ कि मेरे पेरेंट्स टारगेट देते कि आपको 90% से कम नहीं ले आना है, कोशिश करो कि आप 90% से ज़्यादा ले आओ, जितने भी अंक हैं। तो हमारे सामने एक एम होता था कि हमें इतना हासिल करना ही करना है, तो उसके लिए और ये भी कहते थे कि सबसे अच्छा करना है, और साथ साथ मेरे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करते थे। तो मुझे लगता था कि जब आप चाह रहे हो अपनी बेटी को फर्स्ट कराना है, फिर मेरे फ्रेंड्स को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, वो फर्स्ट कर जाएंगी। ये छोटे का होता है, जब आप बच्चे होते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे ही सिर्फ करें, तो मुझे उस टाइम ये लगता था। पर मुझे अभी समझ आती है कि मेरे फादर एजुकेशन को लेकर कंसर्न थे। वो चाहते थे कि सब पढ़े, सब आगे बढ़े, उनका मकसद ये था। तो यहाँ से मेरा 10th हुआ नवोदय से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सिंसियर थी, तो मैं पढ़ती लिखती थी। लेकिन अगर मेरे बाकी भाई बहन अगर नहीं पढ़ रहे तो उनको भी मेरे फादर गिव अप नहीं करते, कभी छोड़ते नहीं थे कि ये नहीं पढ़ा छोड़ दो, ये नहीं पढ़ेगा, एक बच्चा पढ़ रहा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको सारे बच्चे पे लगना होता है, उसके साथ साथ लगना होता है, मोटिवेट करना होता है। फिर 10th के बाद 10th में मुझे अंक काफ़ी अच्छे आ गए, क्योंकि मेरे फादर इंसेंटिव बहुत देते। आपको होता है ना कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप अच्छे नंबर ले आओगे तो मैं आपको और अच्छे स्कूल में भेजूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बहुत अच्छा नंबर ले आओगे तो 10th के बाद तुम्हें किसी और अच्छी जगह भेज दूंगा। तो मेरे 10th में 97% आ गए, 96.4% आ गए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया। आप पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि आप उनको ऑप्शंस दो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हो। मैथ्स भी अच्छा, आपका बायोलॉजी भी ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, बस जहाँ जाना है अच्छी जगह जाना है। उन्होंने मुझे बस इतना बोला, अगर इंजीनियरिंग करना है तो आप IIT से करो, मेडिकल करना है तो कोशिश करो एम्स से करें, बस उन्हें बस बेहतर बनाना है उनको। फिर मैंने इंजीनियरिंग का चुना। 11th-12th की पढ़ाई ऐसी बहुत ये नहीं होती, चीप नहीं होती, काफ़ी कॉस्टली होती है। उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, कोटा भी भेजा 1 साल की इंजीनियरिंग में, तुम्हें IIT में एडमिशन मिली है। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मेहनत की, और मेरे फादर को भी पता था कि ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब होती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बच्चों में, कि पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे मेहनत करना चाहिए। तो ये हुआ, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जाहिर है अपनी मेहनत के बाद पेरेंट्स ने इतना मेहनत किया मेरे ऊपर, तो थोड़ा तो अफसोस होगा ही कि ठीक है बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बोला कि ठीक है तुमने मेहनत किया है, कहीं ना कहीं काम आएगा, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है वो देखो तुम। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आर्ट्स कर सकते हो तो आर्ट्स में भी तुम एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में तुम्हारा वीकनेस है। उनको पता था, क्योंकि वो हर एग्जाम से पहले पूछते थे कि कैसी तैयारी है, क्या चल रहा है, एग्जाम्स कब है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी फ्रेंड थी जो रूममेट थी मेरी, IIT का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, तो वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थी। उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी उसको फ़ोन नहीं करते थे कि एग्ज़ाम कब है तुम्हारा, कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि कितने नंबर आ रहा है, कितना तैयारी है। मेरे घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये आपके बच्चों में एक उम्मीद रहती है कि मेरे गार्जियन को पता रहे, मेरे गार्जियन मेरे से पूछे कि मेरा क्या चल रहा है, मुझे कहाँ परेशानी हो रही है, मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको खुद इन्वॉल्व होइए, आपके जो बच्चे की उम्मीद है उसको पूरा कीजिए। बच्चे भी मेहनत करेंगे पर पेरेंट्स का भी एक रोल होता है। यहाँ से हुआ, मेरे फादर ने मुझे, ठीक है IIT नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि तुम्हारे पास ये भी ऑप्शंस है कि तुम आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लो, कोई ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर लो, हिस्ट्री से कर लो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। फिर तुम UPSC कर सकती हो, स्टेट सर्विस कर सकती हो। मुझे कुछ पता नहीं था तो उन्होंने मुझे समझाया कि स्टेट सर्विस के थ्रू कलेक्टर बना जाता है, DSP बना जाता है, UPSC के थ्रू भी IAS बना जाता है और IPS बना जाता है। उन्होंने मुझे पूरे ऑप्शंस को, उसके लिए उन्होंने अपनी भी तैयारी की, उन्होंने भी समझा सीखा कि क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो एज ए पेरेंट आपको ये सीखना पड़ेगा कि बच्चे के लिए, अब वो किसी से भी हो सकता है, चाहे आप स्कूल के टीचर से बात करें या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से इनके गाइडेंस लें कि बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो उसके थ्रू आप खुद जानिए कि आपके बच्चे के लिए आगे क्या क्या स्कोप है। फिर बच्चों को बताइए कि तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है।
मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मुझे बताया कि आप ग्रेजुएशन कर लो फिर यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी नहीं हुआ इन केस तो आप मास्टर्स करके लेक्चरर बन सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई। यूपीएससी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, उसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों होता है। हो सकता है आप बहुत मेहनत किए लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, तो इसके लिए मेरे फादर तैयार थे, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा प्रिपरेशन के लिए। फिर जैसा कि हमेशा होता था फ़ोन पे बात करना, और मेरे पेरेंट्स का ये था कि अगर मैं बाहर रह रही हूँ तो वो कोशिश करते थे कि आके मिले, हर महीने या नहीं तो 6 महीने 3 महीने जितना भी उनको मौका मिलता था वो आके मिलते थे। तो अगर आप अपने बच्चों को बाहर भी भेज रहे हो, घर पे रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके गाइडेंस में वो रह रहा है, बाहर भी भेज रहे हो तो कोशिश करिए कि आप जाके उससे मिलिए बीच बीच में, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यही हुआ। यूपीएससी में भी उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं, उनको पता है मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बोला। सेकंड में भी नहीं हुआ मेरा, सेकंड प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं, उन्होंने पूरा मोटिवेट किया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरे पेरेंट्स की ये चीज़ मुझे काफ़ी टचिंग लगती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी। हर एग्ज़ाम से पहले वो ये बोलते थे कि तुमने अपनी तरफ से मेहनत की है पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये मुझे एक हिम्मत देता था, और इससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर बिना किसी टेंशन के जाके एग्ज़ाम में बैठते हो, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो नहीं होगा तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता था। तो आपको अपने बच्चे को समझना है, एग्ज़ाम से पहले उसको मोटिवेट करना है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, फिर अगली बार मेहनत करना, ये चीज़ होता है। और पर ये भी बात कहूँगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर एकदम, मैं तो सिंसियर थी इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, पर अगर लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी डांट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूरत होती है कभी कभी। इस तरह मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। एक बार की बात बताऊँ, मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स था, मेरा पहला था, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, और एग्ज़ाम दे के मैं रूम पे आई तो मुझे मेरे पेरेंट्स मेरे घर पे मिले वहाँ हॉस्टल में। तो मुझे और उनके आने का मकसद ये था कि हो सकता है इसका एग्ज़ाम ख़राब होगा तो ये थोड़ी परेशान होगी, इसलिए उन्हें मुझे पहले से आके मेरे काउंसलिंग के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए हाजिर थे। तो ऐसा ये सब कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या परेशानी है, वो क्या सोच रहा है, किस कहाँ कमज़ोरी है उसको, इस चीज़ को लेके आप थोड़ा उसके साथ रहिए। बाकी यूपीएससी में अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। और एक और बात मैं बताना चाहती थी कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होता है। मेरे फादर ने जब हमें गांव से शहर शिफ्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, एक बेटा है, हॉस्टल भेज दो, बाहर पढ़ लेगा, आपका भी कुछ ऐसा खर्च नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाना है तो सबको एक साथ पढ़ाना है। और मैं आपको बता दूं कि बेटियां इस काबिल है कि वो पढ़ लिख के अच्छा करके अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा ही है, बेटे के साथ ही पेरेंट्स को रहना है, वो ज़माना अब नहीं रहा। आपकी बेटियां बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनको इक्वल फोकस दीजिए, इनको उनका हक है, उनका राइट है एजुकेशन का, उनको वो दीजिए, वो अच्छा करेंगे। तो बाकी यही एक्सपीरियंस रहा। मैसेज यही है पेरेंट्स का कि आप अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके इन्वॉल्व रहिए, उनके ज़रूरत को समझिए। और स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ने के टाइम जहाँ पे हो उसी वक्त का सोचो, कुछ बड़ा सोचो आगे करने की, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है वो बड़ा सोचो, और बड़ा सोच के अभी जहाँ हो मेहनत वहाँ पे करना है। अगर आप स्कूल में हो, अगर आप 10th क्लास में हो तो 10th पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि आगे का सोच रहे हैं, आगे एम बड़ा है पर करना आपको अभी है, अभी जहाँ हो मेहनत वहीं करना है। अगर आप 6th क्लास में तो आपको 6th क्लास में 90% से ऊपर ले आना है, टारगेट अभी का भी करना है और गिव अप नहीं करना है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिर्फ एक पर्पस है, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करूँ, बाकी रिजल्ट क्या आने वाला है उसके ऊपर आपको नहीं सोचना है। रिजल्ट अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, नहीं भी होगा तो अगर सक्सेस नहीं भी मिल रहा तो आप इस काबिल बन जाओगे कि कुछ अच्छा कर लोगे आप। इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सबको। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इंशाल्लाह आप सब कामयाब रहोगे, मेरी यही दुआ है।